किन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर क्या उद्देश्य होते हैं, क्या उपाय हैं, किस तरह से पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है या निर्माण किया जाता है, साथ ही पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यपुस्तकें क्या होती हैं, किस तरह से पाठ्यपुस्तकों का पाठ्यक्रम के अनुकूल निर्माण किया जाता है, उसमें किन बातों को सावधानी या ध्यान रखना चाहिए, उसकी क्या विशेषताएं होती है, पाठ्यपुस्तक का चयन किस आधार पर किया जाना चाहिए, इन चीजों की चर्चा हम इसमें। दूसरी हमारी यूनिट में इतिहास में शिक्षा अधिगम संसाधन। इतिहास में शिक्षण और अधिगम संसाधन। शिक्षण और अधिगम इतिहास में शिक्षण और अधिगम संसाधन। हमने इस यूनिट के अंदर देखा था कि इतिहास में जैसे अधिगम संसाधन के रूप में पुस्तकालय है, संग्रहालय है, भ्रमण भी है, ये बहुत सारे शब्द संसाधन हैं जो कि एक इतिहास शिक्षण को प्रभावी, रोचक और आकर्षक बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको कि प्रारंभिक अवस्था में कहानी किस्सों का विषय माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे इसको एक विषय के रूप में इसके अस्तित्व को स्थापित करने के लिए विभिन्न तरह के प्रयास किए गए। तो ये जो अधिगम संसाधन है ये इतिहास के महत्व को बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं। इसीलिए ये अधिगम शिक्षण और अधिगम संसाधन कौन से हैं जो इतिहास शिक्षण को प्रभावी विषय बना सकते हैं। आज हम देखेंगे अब यूनिट यूनिट 3 जो है वो है हमारी इतिहास शिक्षक व्यावसायिक विकास। इतिहास शिक्षक व्यावसायिक विकास, यानी कि इस यूनिट के अंदर हमें देखना है कि इतिहास शिक्षक कौन कौन होता है, उसमें कौन से गुण होने चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, फिर बाद में एक शिक्षक के व्यावसायिक विकास के लिए किस तरह के प्रावधान या प्रयास होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले यूनिट है इतिहास शिक्षक। इसकी फर्स्ट जो चैप्टर है इतिहास शिक्षक, यानी कि इतिहास शिक्षक क्या है, इसके कौन से गुण हैं, इसके व्यावसायिक गुण कौन से हैं, इसकी व्यावसायिक नैतिकता कौन सी है, व्यावसायिक आचार नीति कौन सी है, इसके बारे में इसके अंतर्गत पढ़ा। दूसरा चीज है, दूसरा चैप्टर है इसमें इतिहास शिक्षक का व्यावसायिक विकास। इतिहास शिक्षक का व्यावसायिक विकास, ठीक है ना। एक इतिहास शिक्षक का व्यावसायिक विकास किस तरह से किया जा सकता है, यानी कि व्यावसायिक विकास के लिए क्या क्या प्रयास होने चाहिए, किस प्रकार के उसके नियम सिद्धांत होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। उसके बाद में आता है सेवारत शिक्षा कार्यक्रम, और उसका आता है इसका तीसरे भाग में
सेवारत शिक्षा कार्य। सेवारत शिक्षा कार्यक्रम यानी कि अध्यापक जब एक व्यावसायिक योग्यता के अनुकूल उसके जो शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है उनकी डिग्री हासिल करने के बाद जब वास्तव में एक विद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्य करता है तो उसमें भी नियमित एक अध्यापक के रूप के पद पर कार्य करते हुए शिक्षक में भी जो एक विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है क्योंकि नवीन अनुसंधान होते हैं, नवीन शिक्षण नीतियाँ आती हैं, नवीन विषय वस्तु जुड़ती है, तो उसकी प्रकृति को, उसके उद्देश्य को, उसके उपयोग के तरीके को समझने के लिए एक प्रभावी रूप से शिक्षक किस तरह से छात्रों के सामने प्रदर्शित कर सकता है। कोई नवीन शिक्षण नीति का अनुसंधान हुआ है तो उस विधि को किस तरह से उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे बहुत सारी ऐसी नवीन जानकारियाँ या रिफ्रेश करना भी बहुत जरूरी होता है कि जैसे एक अध्यापक जब प्रशिक्षण प्राप्त किया और विद्यालय में वर्तमान में कार्य करना उसके बीच में उसको जैसे 12 साल का गैप हो गया, अंतर आ चुका है, तो नवीन जानकारियाँ या एक तरह की विज्ञान और तकनीकी के युग में तीव्र गति से परिवर्तन होता है। तो इसकी वजह से कहा जाए कि ज्ञान में निरंतर रूप से अपडेट होना, जो नई जानकारियाँ सामने आई है उससे अपडेट होना शिक्षण के लिए अनिवार्य होता है, तभी वह बात को संतुष्ट कर सकता है। इसीलिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है बालक को एक अध्यापक को एक तरह से कहा जाए कि रिफ्रेश करने का भी कार्य करता है, नवीन जानकारियों से अवगत कराने के साथ में रिफ्रेश करने का कार्य भी करता है। फिर बाद में है इसमें व्यावसायिक संगठनों एवं अभिभावक संघ। व्यावसायिक संगठन एवं अभिभावक संघ। व्यावसायिक संगठन और अभिभावक संघ भी एक शिक्षक के व्यावसायिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यावसायिक संगठन जो होते हैं वो इतिहास विषय से संबंधित जैसे नवीन तथ्यों को मतलब की नवीन जानकारियाँ जो प्राप्त हुई है उनसे अवगत कराना, इतिहास को रोचक बनाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं या गतिविधियाँ आयोजित की जा सकती हैं, उससे संबंधित प्रयोग करना, उनका जो कहा जाए कि नई जानकारियों से अवगत कराना आदि का प्रयास करते हैं। साथ ही अभिभावक संघ जो कि समाज और अभिभावक क्या अपेक्षाएं रखते हैं उससे अवगत कराने के लिए अनिवार्य होता, अर्थात कि एक शिक्षक के व्यावसायिक विकास में व्यावसायिक संगठन और अभिभावक संघ किस तरह से सहभागी हैं उसमें सहयोग मतलब उसकी जानकारी हम यहाँ पर हासिल करेंगे। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि एक व्यावसायिक संगठन क्या क्या कार्य कर सकता है, जैसे सेमिनार आयोजित करना, वर्कशॉप आयोजित करना, जैसी बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हैं जिनके माध्यम से एक अध्यापक में व्यावसायिक विकास कर सकता है। अर्थात कि हम इस यूनिट के अंतर्गत तीसरी यूनिट के अंतर्गत जो पूरी तरह से फोकस है वह एक शिक्षक के ऊपर ये यूनिट फोकस है कि एक शिक्षक किस तरह का होना चाहिए, उसके विकास के लिए क्या प्रयास होने चाहिए। अर्थात ये बिल्कुल स्पष्ट है, पहले यूनिट में इतिहास पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे होता है और इसकी पाठ्य पुस्तकें उस आधार पर कैसे निर्मित होनी चाहिए। दूसरी यूनिट के अंतर्गत अधिगम संसाधन किस तरह के होते हैं, यानी कि एक इतिहास शिक्षण, इतिहास की शिक्षण और अधिगम संसाधन कौन कौन से हैं, उनका उपयोग किस तरह से किया जा सकता है और इनके क्या कमियां हैं, क्या दोष हैं जिनको ध्यान में रखते हुए या सावधानियां हैं जिनको ध्यान में रखते हुए अगर इन संसाधनों का उपयोग किया जाए तो शिक्षण को प्रभावी और रोचक बनाया जा सकता है। और तीसरा यूनिट के अंतर्गत आपको शिक्षा एक इतिहास शिक्षण की योग्यताओं के विकास में किस तरह की भूमिकाएं निभानी चाहिए उसके बारे में अध्ययन करते हैं। मूल रूप से देखा जाए तो आपका इसके अंतर्गत 3 यूनिट है सेकेंड ईयर के पेपर में, जिसका कि 50 अंक आपके जो है मूल
और 10 अंक का जो है वो महाविद्यालय स्तर का है। ठीक है ना, यानी कि 10 अंक का जो मार्किंग है वो विद्यालय महाविद्यालय स्तर से जाएगी। 40 अंक की विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा है उसके माध्यम से आपके निर्धारित किए जाएंगे। 10 अंक भी आपके दो भाग में डिवाइडेड किए गए हैं। पहला तो है आंतरिक मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन और दूसरा है सक्रियण। ठीक है ना, ये दो भाग में आपके लिए 10 अंक जो है विभाजित हैं। इस तरह से आपका जो पहला दर्ज है हिस्ट्री का जो है पाठ्यक्रम अंक प्रकार से निर्धारित किया गया। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी और इसी के आधार पर संपूर्ण पाठ्यक्रम को अपनी नोटबुक में आपको नोट करना है। संपूर्ण पाठ्यक्रम अपनी उत्तर पुस्तिका लिखें। ठीक है, यह आपका आज का प्रश्न है। अपनी बात को समझने से पहले कोविड-19 की महामारी के दौरान अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकलें, घर से निकल रहे हैं तो मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। Good morning, students. DLED first year पेपर एनवायरमेंट स्टडी टीचिंग के अंतर्गत हम लोग आज देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य। हमारा आज का जो प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य को समझाएं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के उद्देश्यों को समझाइए आज का हमारा प्रश्न। तो सीधी बात यहाँ पर हमें समझना है कि पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य क्या है, क्योंकि पर्यावरण इसकी प्रस्तावना के आधार पर हम एक बात करेंगे कि पर्यावरण अध्ययन एक विषय जिसके माध्यम से पर्यावरण क्या है, और क्योंकि पर्यावरण वर्तमान में पर्यावरण की जो स्थिति है वह बहुत कहना चाहिए विनाशकारी स्तर पर जाती जा रही है। तो ऐसे में इसके संरक्षण के प्रति हमें जागरूक होना बहुत अनिवार्य है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसके उद्देश्यों को निर्धारित किया गया, क्योंकि कोई भी कार्य बिना लक्ष्य या बिना उद्देश्य के अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए पर्यावरण विषय को अध्ययन को हम एक विषय के रूप में जब विद्यालय में स्थापित करना चाहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होना अनिवार्य है। तो इन्हीं उद्देश्यों की चर्चा के आधार पर, इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर हम जो पर्यावरण अध्ययन है उसके उपयोगिता को या उसकी शिक्षण को सार्थक बना सकते। तो इसके उद्देश्यों में सबसे पहला है कि इसके जो उद्देश्य सर्वप्रथम एनसीईआरटी 2005 के अंतर्गत निर्धारित किए गए थे कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्योंकि बाल्यावस्था से ही बालक को अगर हम इन चीजों का ज्ञान प्रदान करें तो एक युवा अवस्था तक आते आते बालक में उन गुणों का विकास होता है जिस गुणों से युक्त हम व्यक्ति की अपेक्षा करते हैं। इसीलिए बाल्यावस्था से ही शिक्षण के उद्देश्य उसी अनुकूल निर्धारित किए जाते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन में भी शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो निम्नानुसार है। पहला है प्राकृतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण के बीच संसाधनों को संबंधों को पहचानना। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य है प्रकृति
संस्कृति एवं पर्यावरण के बीच संबंध को पहचानना व समझना। ठीक है, यानी कि सबसे पहला जो उद्देश्य है वह यही है कि प्रकृति, संस्कृति और पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में भौतिक और प्राकृतिक जो है सामाजिक और भौतिक और प्राकृतिक सभी तथ्य सम्मिलित होते हैं, उसी का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो अब इसके लिए कैसे होगा, तो प्रकृति, संस्कृति यानी प्राकृतिक जो है वो, सांस्कृतिक तथ्य जो है वो, और पर्यावरण के मध्य क्या संबंध है, इन्हें समझना, पहचानना और इन्हें समझना। क्योंकि बालक जब तक इन चीजों को नहीं समझेगा, इनके आपसी संबंध को नहीं समझेगा, तब तक पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं होगा, सजग नहीं होगा। और जो हम अपेक्षा बालक से करते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण के लिए सजग रहे, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इसीलिए इनके संबंधों को पहचानना और समझाना इसका उद्देश्य है। दूसरा है अमूर्त के स्थान पर अनुभव की सहायता से अमूर्त के स्थान पर अनुभव की सहायता से समझ विकसित करना। सहायता से